जो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया था, उन दोनों में डिफरेंस सीख लिया था, और ये देखा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है। अपन एक कंसंट्रेशन टर्म जिसको अपन ने मोल में नहीं पढ़ा था, उसका नाम है नॉर्मलिटी। है जो नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। अपन इसके सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसको हम रिप्रेजेंट एन से करते हैं। किससे एन करते हैं बेटा? एन से। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मलिटी होती क्या है बेटा? कि नॉर्मलिटी जो होती है बेटा, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में होनी चाहिए? लीटर में। समझा क्या? तो जो आपकी नॉर्मलिटी है वो क्या होनी चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर आप एमएल में लोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें इस ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड को सीखना है। ये ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड क्या होता है? ये चमका तो सब चमका। जो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास पढ़ा था, वो मोल होता है। लेकिन यहाँ गिवन मास अपॉन क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। और अगर हम इस इक्विवेलेंट वेट वाली टर्म को समझना चाहें, तो ये होता है बेटा मोलर मास अपॉन ए एन फैक्टर। समझा क्या? मोलर मास अपॉन ए। अब हमें बेटा सिंपल सिखानी है कि जो एन फैक्टर नई टर्म है, मतलब इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, तो किसी भी चीज का मोलर मास में एन फैक्टर का डिवाइड कर दो। तो सारी फसाद की जड़ी एन फैक्टर। इसको कहीं कहीं वैलेंसी फैक्टर भी लिखा रहता है। क्लियर है? तो हमें इस एन फैक्टर को समझना है। ये चमका सब चमका। सारी बात में तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में इक्विवेलेंट वेट रख दूं, तो गिवन मास अपॉन क्या था बेटा? इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की जगह ये फॉर्मूले में रख दूं, तो अपना ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा? गिवन मास अपॉन ए मोलर मास। एन फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर। और यही तो क्या है बेटा? मोल। तो अपना जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर है बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर। समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। और अगर मैं इस ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में रख दूं, तो नॉर्मलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख दूं? मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मुझे पता है ये वाली टर्म का नाम क्या है? मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी किसके बराबर आ गई बेटा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमें क्या क्या चीज चमक गई यहाँ पे? हमें जो चीज चमकी उसमें से पहली क्या थी बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या चमका बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। जबकि नॉर्मलिटी क्या है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बाकी समय तो मल्टीप्लाई है। अरे चमका क्या? अब जो बड़ा ध्यान से कि हमें इस एन फैक्टर या इस वैलेंसी फैक्टर को निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हमें बहुत जरूरी ये बात समझनी है कि रिएक्शन कैसी है। रिएक्शन किसी एसिड की है, रिएक्शन किसी बेस की है, रिएक्शन कोई साल्ट की है, या रिएक्शन कोई रेडॉक्स है। सबके लिए अलग अलग तरीके से निकालने का तरीका होता है। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा एक एसिड के लिए। देखो हम यहाँ जो एसिड की बात करेंगे वो आरएनएस एसिड की बात कर रहे हैं। आरएनएस एसिड कौन होते हैं? आरएनएस या ब्रोंस्टेड एसिड। आरएनएस या ब्रोंस्टेड एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस देते हैं। जो पानी में H प्लस देते हैं वो आरएनएस है, और जो किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस देते हैं वो ब्रोंस्टेड है। क्लियर है? ये बात और की सबको पता ना आरएनएस वाली थ्योरी। तो सिंपल सी कहानी, जो H प्लस देता है, तो एसिड के लिए जो एन फैक्टर है वो इक्वल है बेटा नंबर ऑफ H प्लस डोनेट। कि कोई एसिड कितनी H प्लस डोनेट करता है वही उसका क्या है बेटा? एन फैक्टर। और मैंने आपको कल बताया था कि H प्लस वही दे सकते हैं जो ये है बेटा फोन, कल, बाहर। कितने लोगों की औकात है? और ये जब sp में हो, अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में हो, कार्बन किस में हो? sp हाइब्रिडाइजेशन में हो। क्लियर है? इन्हीं लोगों की हिम्मत है कि H प्लस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे अपने पास है बेटा HCl। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl का एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो 2। अगर मैं H3PO4 की बात करूं तो 3। H3PO4 3 डोनेट क्यों कर सकता है? क्योंकि OH से 3 जुड़े हुए। इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉस्फोरिक एसिड। मैं इनके नाम निकालना सिखाऊंगा अभी। रेडॉक्स के बाद खत्म होने के बाद मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, इन ऑक्सी एसिड्स के, और इनके नाम लिखना भी सिखाऊंगा। ठीक है? तो अभी के लिए याद रखो इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? ये 3 H प्लस दे सकता है मैक्स। देने को ये 1 भी दे, देने को 2 दे, देने को ये 3 दे, पर 3 से ज्यादा कभी नहीं देगा। अरे बोलो। इसी तरह से बेटा अपने पास है H3PO4 के बाद में H3PO3। H3PO3 में सिर्फ 2 ही OH बॉन्ड होता है। ये एक बॉन्ड तो पीएच बॉन्ड होता है।
और फॉस्फोरस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाता, तो इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा? 2। मैक्स 2 है, मिनिमम एक भी दे सकता है। अरे बोलो। फिर आता है H3PO2, इसमें एक ही OH बॉन्ड होता है। कितने OH बॉन्ड है? तो कितने H+ डोनेट कर सकता है? एक। अरे बोलो। नेक्स्ट बात करता हूं मैं CH3C डबल बॉन्ड OH की। ये कितने H+ डोनेट कर सकता है? एक। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही OH बॉन्ड है, बाकी तो OH बॉन्ड है ही नहीं। जैसे मैंने कहा फॉर्मिक एसिड, कितने H+ डोनेट कर सकता है? एक। मैंने कहा फिनॉल, कितने H+ डोनेट कर सकता है? एक। अब जब ये अपने पास है ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड है बेटा? ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, इसके पास दो H+ है। अगर ये एक साथ दोनों H+ डोनेट कर देगा तो ये बनेगा ऑक्जेलेट। इस ऑक्जेलेट आयन की फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2O4 2-। ध्यान रहे इस चीज का, बहुत काम आएगी। तो अगर एक साथ दो H+ दे दिया तो मैं इसका एन फैक्टर कितना मानूंगा? 2। लेकिन मान लो उसने एक ही H+ दिया तो एन फैक्टर में एक ही मानूंगा, और उसके बाद इसने एन दिया तो इसका भी एन फैक्टर एक, इसका भी एक। तो एक साथ कितने H+ देता है पर मोलिक्यूल? कितने H+ डोनेट करता है? यहाँ लिखा होगा नंबर ऑफ H+ डोनेट पर मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल ने कितने H+ डोनेट किए, उसी का नाम एन फैक्टर होता है। उसी का नाम क्या होता है? समझा क्या? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। ये अपने पास एसिड है, कुछ एसिड अपने पास और होते हैं, जैसे इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा? ये अगर एक H+ डोनेट करता है तो क्या बनता है? बाई कार्बोनेट। क्या बनता है बेटा? बाई कार्बोनेट आइन। और एक H+ और डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा? कार्बोनेट आइन। क्या बनेगा? कार्बोनेट आइन। एक बार में कितने H+ डोनेट किया? एक। और फिर एक, और एक साथ दोनों डोनेट कर देगा तो एन फैक्टर कितना गिना जाएगा? तो चमका गया? पक्का? नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुम्हें, चलो आगे आगे पढ़ेंगे, बाद में देख लेंगे, इतना समझ में आगे बहुत है। अगर मैं बेस के लिए बात करूं तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या है बेटा? नंबर ऑफ OH- डोनेट पर मोलिक्यूल, कि पर मोलिक्यूल कितने H+ डोनेट करता है, OH- डोनेट करता है, वो क्या कहलाएगा बेटा? बेस का एन फैक्टर। एक बेस कितने OH- डोनेट करता है? क्लियर है? तो जैसे मैं अगर मैं बात करूं NaOH के लिए कितना होगा बेटा? एक। KOH के लिए एक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए दो। अरे बोलो। यहां तक सबको चमका? अब देखो ध्यान से कि एक वर्ड होता है बेटा जिसका मतलब होता है, देखो, दो। क्लियर है? अगर अपन बात करें बेटा कि ये एन फैक्टर नाम की चीज, मतलब इसमें अगर अपन H+ उनको एक वर्ड बोलते हैं बेटा, एक जो वर्डिंग होती है इसको समझने की जरूरत है। कहीं पे अपने पास लिखा आता है बेटा इस तरह से, मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक है। अब देखो बेसिक भी और एसिड भी, आप इस बीच वाले बेस को भूल जाओ बेटा। मोनो एसिड, आप ये समझो एक H+ डोनेट करता है। कितने H+ डोनेट करता है? एक। मैंने आपको पहले समझाया था ये चीज। क्लियर? बीच वाले से इसका इसका मतलब क्या होता है? मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है कि वो एसिड जो एक OH- को सल्टा देता है। आ रही बात में? अगर मुझसे कहीं पे लिखा आ गया डाई, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ा देता ना ये चीज, बस फिर क्या टेंशन है। तो देखो बेटा ध्यान से, जो ये नंबर ऑफ H+ डोनेट पर मोलिक्यूल, तो कोई एसिड कितने H+ डोनेट करता है उतने OH- को सल्टा देगा। तो इसे बोलते हैं बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिसिटी। तो इसका एन फैक्टर की जगह लिखा रहता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या लिखा रहता है? और बेस के एन फैक्टर के लिए क्या लिखा रहता है? एसिडिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस। एक ही बात है। बेस की क्या होती है? एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है? बेसिसिटी। समझा क्या? नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं फॉर लुईस एसिड और बेस के लिए, कि अगर कोई लुईस एसिड और बेस है तो बेटा इनका एन फैक्टर अगर हम बात करें तो एक डोनर एटम से ये एक ही एन फैक्टर होता है इनका। मतलब इनके लिए होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट, कि कितने लोन पेयर आप डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हो। बेस होगा तो डोनेट करेगा, एसिड होगा तो एक्सेप्ट करेगा। पर डोनर एटम ये एक ही करते हैं। कितना करते हैं? एक। एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे मेरे पास इनका जनरली एन फैक्टर एक होता है, एक पर डोनर एटम, पर डोनर एटम।
एक डोनर एटम के लिए इनका एन फैक्टर एक ही होता है। जैसे H2 है, होने को इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन डोनेट लोन पेयर कितना करता है? एक। अमोनिया, इसके पास एक ही लोन पेयर है, एक ही डोनेट कर देता है। लेकिन जो ये कंपाउंड इथाइलिन डाइएमीन है, इसके पास इससे कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? एक। इससे कितना करेगा? एक। तो कितना डोनेट कर दिए? 2। तो इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा? 2। अरे चमका क्या? बोलो कोई दिक्कत है? आगे चलें। चलो जी, अब हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर साल्ट। ये कोई साल्ट है, उसका एन फैक्टर कैसे निकालें? क्लियर है? तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो साल्ट की तरह काम कर रहा है, एसिड बेस की तरह काम कर रहा है, या रेडॉक्स की तरह, वो समझाएंगे, चिंता मत करो। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए होता है सम ऑफ चार्ज ऑफ केटाइन। जितना केटाइन है उन सब के चार्ज का सम कर दो। क्या कर दो? सम कर दो। या फिर सम ऑफ चार्ज ऑफ एनाइन, या एनाइन के चार्ज का सम कर दो। या तो केटाइन के चार्ज को आपस में जोड़ दो, या किसके चार्ज को आपस में जोड़ दो? एनाइन। दोनों में से किसी एक को ही करना है। और एन फैक्टर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो मॉडुलस में लेना है। किसमें लेना है? किसी को भी जो मर्जी है। जैसे NaCl एक साल्ट है, तो आप केटाइन का चार्ज जोड़ोगे तो भी कितना आएगा बेटा? +1। एनाइन का जोड़ोगे तो भी +1। किसी एक को ले लो जो आपको पसंद आए। Al2SO4 3 में मुझे पता है एक एल्यूमिनियम +3 में होता है, 2 कितने में? 6। एक SO4 -2 में होता है, 3 कितने में? -6, मतलब 6। K2SO4 में किसी से देख लो 2 ही आएगा। AlF3 में किसी से देख लो कितना आएगा? 3। अब जैसे ये K2SO4 Al2 का ये वाला, तो इसमें आप केटाइन देखोगे तो एक पोटेशियम में +1, 2 पे +2, एक एल्यूमिनियम पे +3, 2 पे 6। तो केटाइन का जोड़ोगे तो कितना है? 8। एनाइन का जोड़ लो, इसका कितना है? एक। कितने एनाइन है? 4। 6। तो वापिस से कितना? 8 है। अरे बोलो, मर्जी है, जैसे देख लो, हमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए, क्योंकि चैप्टर इसी का पढ़ रहे हैं। यहाँ एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। मैंने पर एटम नहीं बोला है, कि पूरे एक मोलिक्यूल में कितना चेंज आता है। पूरे के मोलिक्यूल, आपके पास एक पूरा मोलिक्यूल है, उस मोलिक्यूल के लिए कितना चेंज आ जाता है, वही इसका एन फैक्टर है। अरे बोलो। तो अगर मैं बात करूं, बड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, कि जैसे अपने पास है MnO4, क्या है बेटा? इसमें Mn किसमें बेटा? +7 में। क्लियर है? अब ये MnO4 हमें लिख के देगा Mn2+ में गया, Mn किसमें गया? +2 में। तो अब देखो बेटा, हमें उसी का देखना है जो चेंज होता हुआ दिखे, क्योंकि रेडॉक्स का रूल है चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। तो मुझे ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मानूंगा मैं ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन का कोई चेंज है, तो इस मॉलिक्यूल में मैं सिर्फ Mn का चेंज मानूंगा। Mn यहाँ 7 से किसमें गया? 5 में, सॉरी 2 में। कितने का चेंज हुआ? 5 का। इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए एन फैक्टर कितना हुआ? 5। मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ, इस Mn के लिए पूछा जा सकता है। ये Mn 2 से किसमें जा रहा है? 7 में। कितने का चेंज है? 5 का। तो इसका भी एन फैक्टर कितना होगा इस पूरे Mn का? 5। जैसे हमारे पास है Cr2O7 2-, ये कन्वर्ट हुआ Cr3+ में, किसमें गया? यहाँ क्रोमियम +6 में, और वहां क्रोमियम किसमें? +3 में। तो ये 6 से किसमें गया बेटा? 3 में। कितने का चेंज हुआ? ध्यान रहे, एक क्रोमियम को एक क्रोमियम से चेंज दिखाओगे, तो यहाँ 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है एक क्रोमियम का, तो 6 से 3 में गया, तो चेंज कितने का है? 3 का। लेकिन रुको, पर मोलिक्यूल देखना, इस मोलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम है? तो एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज है? 6 का, क्योंकि पूरे मोलिक्यूल में 2 क्रोमियम थे। तो पर मोलिक्यूल देखने की बात हुई है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा? 6। मैं इस क्रोमियम के लिए देखना चाहूं, तो यहां क्रोमियम 3 से 6 में जा रहा है, तो कितने का चेंज है? 3 का। कितने क्रोमियम है? वहां मत देखना कि 2 है, इसके पास तो एक है, दूसरे की थाली में नहीं देखने का, खुद के देखो। क्लियर है? इसके पास तो एक ही क्रोमियम है, उधर कितने हैं? 4 है, 5 मुझे क्या मतलब? 3 से 6 में गया, चेंज 3 का है, फिर है तो क्रोमियम एक ही, इसके लिए तो एक ही माना जाएगा। इसके मॉलिक्यूल के लिए एन फैक्टर कितना माना जाएगा? 3। सर ऊपर तो सेम आया था, आया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे नेक्स्ट वन है C2O4 2-, वही आपका ऑक्जिलेट है। याद रखना, ये ऑक्जिलेट हमेशा CO2 में जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा किसमें जाएगा? CO2 में। ऑक्जिलेट हमेशा किसमें जाता है? CO2 में। तो मुझे पता है यहाँ क्रोमियम +3 में, क्रोमियम किसमें? और क्रोमियम +3 से किसमें जा रहा है? 4 में। किस +3 में आपको कैसे पता? देखो बेटा, ये है चार्ज, और ये ऑक्सीडेशन नंबर। हमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है। किसका चेंज देखना है? चार्ज का चेंज नहीं देखना है। तो क्या है बेटा? इस मॉलिक्यूल का चार्ज है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालने सिखाया था, ये 3 से जा रहा है 4 में,
कितने का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है, एक के लिए तीन, एक का चेंज तो दो के लिए, तो इस पूरे मोलिक्यूल के लिए चेंज कितना हो गया, दो। कि सर ऑक्सीजन को क्यों नहीं गिना, मेरे को ऑक्सीजन इधर भी -2 उधर भी -2, रेडॉक्स रिएक्शन में इसकी कोई वैल्यू, चमका क्या। अब इसका CO2 के लिए देखूं तो यहाँ कार्बन किससे जा रहा है, 4 से 3 में, 4 से 3 में कितने का चेंज हुआ, एक। इस CO2 के अंदर कितने मोलिक्यूल है कार्बन के, कार्बन का एक ही एटम है, तो एन फैक्टर कितना हुआ, एक। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, ये अपने पास एक कंपाउंड है, सबसे पहला काम होता है ब्रोमियम का चार्ज निकालना। किस तरह ब्रोमियम का क्यों देखना चाहते हो, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ब्रोमियम का चेंज दिखा रखा है, तो मुझे पता है इसका टोटल चार्ज कितना है बेटा, इस मॉलिक्यूल का 0। एक एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा, +3। एक ब्रोमीन का मैंने x मान लिया, तो 3 का कितना हुआ, 3x, तो जो बेटा बाहर 3 है तो 3 ब्रोमीन हो गए। एक ऑक्सीजन का -2, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, 9, तो 9 ऑक्सीजन का कितना होगा, -18। सोल्व करूंगा तो x कितना आ जाएगा, 5। मैंने कहा यहाँ ब्रोमियम कितने में, 5 में, और यहाँ ब्रोमीन किस में, -1 में, तो 5 से -1, तो -1 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -6, और लास्ट में क्या लेना है, मॉडुलस, तो चेंज कितने का है, 6 का। ये काम मत कर लेना, गधों वालों की मास्टर ने कहा था मोड में लेना, इस माइनस को भी मोड लगा देते हैं, इसको +1 कर देते हैं, मोड कर देते हैं। चेंज लेने के बाद जो वैल्यू है उसका मोड आना चाहिए, हमारी पास में, तो ये नहीं होना चाहिए कि इसके मोड लगा कि इसको +1 कर देते हैं, 5 में से 1 में गया 4 का चेंज हुआ, नहीं, 5 से -1 में गया 6 का चेंज हुआ, -6 का मोड ले दिया, कितना 6। लेकिन वो तो एक ब्रोमीन के लिए आया, ऐसे कितने ब्रोमीन इस मॉलिक्यूल के पास, 3, तो चेंज कितने का माना जाएगा, 18। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल का 18 माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 5 से -1 में गया तो -1 -5 कितना आएगा, -6, मोड़ लिया तो कितना आया, 6। समझा क्या। लेकिन इसी ब्रोम बोल 5 से -1 में गए, मोड बाद में लेना है, पहले नहीं लेना, ये समझाया था मैंने तो, जैसे साथियों से बचने के लिए तो मैंने पहले बोला कि मोड बाद में लेना है। -1 से 5 में गया, कितने का चेंज हुआ, 6 का, क्योंकि -1 को करोगे तो +1 हो जाएगा ना, तो कितने का चेंज है, 6 का। अरे बोलो, और अगर 6 का चेंज हुआ और है ब्रोमीन कितने, एक, तो एन फैक्टर कितना माना जाएगा बेटा, 6। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला कंपाउंड है, यहाँ ब्रोमीन +5 में, निकाल के देख लो, टोटल चार्ज कितना है बेटा, 0। अरे बोलो। और कैल्शियम का कितना है, +2, एक ब्रोमीन का 1, तो दो ब्रोमीन का 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो अब देखो ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ऑक्सीजन 6 है, हमारा बच्चा जल्दी जल्दी में ऑक्सीजन 3 मान लेता है, तू ही मान लेती है, नहीं कर रही है ना, -12, x कितना है बेटा, 5। क्लियर है। अब ब्रोमीन यहाँ 5 से किस में जा रहा है, 0 में, क्योंकि Br2 का चार्ज निकालो बेटा, सेम चार्ज में कितना आएगा, 0 आएगा, सेम मॉलिक्यूल के साथ में, तो 5 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 5 का। लेकिन यहाँ ब्रोमीन है कितने, 2, तो एन फैक्टर कितना आया, 10। यहाँ 0 से किस में जा रहा है, 5 में, कितने का चेंज है, 5, लेकिन ब्रोमीन तो यहाँ पर भी 2 है, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 10। समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, Na2H2O3, यहाँ पे आप सल्फर का चार्ज निकालोगे, +2 आएगा, कितना आएगा, +2। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो कितना आएगा, 2.5। क्लियर है। हमें नंबर ही निकालना है, स्टेट स्टेट नहीं देखते। तो 2 से किस में जा रहा है, 2.5 में, कितने का चेंज हुआ, 0.5। लेकिन यहाँ सल्फर कितने, चेंज कितने का हुआ, 1। अरे बोलो। इसी तरह ये 2.5 से 2 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 0.5 का। लेकिन सल्फर कितने, 4, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2। ये रिएक्शन काफी काम की रिएक्शन है, याद कर लेना इसे। टाइट्रेशन की रिएक्शन थायोसल्फोनेट, इसकी रिएक्शन ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, वापस वही है, यहाँ पे सोडियम किसमें, सल्फर, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, सल्फर किसमें, +2 में, और यहाँ सल्फर किसमें है, +6 में। 2 से 6 में जा रहे, कितने का चेंज हुआ, 4 का। कितने का चेंज हुआ, 4 का। कितने सल्फर हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 8। यहाँ पर 6 से किसमें जा रहा है, 2 में, कितने का चेंज हुआ, 4। कितने सल्फर है, 1। बाकी लोगों का तो की सर, बाकी लोगों का जब तक मुझे चेंज नहीं दिखेगा मैं रेडॉक्स में बात नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, तो चिंता मतलब लिखा रखा है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ध्यान से, इस केमेनोफोर का ध्यान रखना बेटा, जो केमेनोफोर होता है बेटा,
वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में, क्लियर है। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। न्यूट्रल या फिर जो होता है ना न्यूट्रल या लेस बेसिक जिसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड में नाम भूल गया, एल्कलाइन तो बोलते हैं लेकिन एक वर्ड होता है जिससे हम बोल सकते हैं लेस आएगा तो मैं बताता हूँ। उस केस में ये किस में जाता है MnO2 में, ये याद होना चाहिए बेटा। अब कई बार इस K2MnO4 को ऐसे MnO4-2 भी लिखा रहता है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब इन सबके लिए हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। इस वाले रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 5 है, क्योंकि बेटा 7 से किस में जा रहा है 2 में, कितने का चेंज है 5 का, तो एन फैक्टर कितना आएगा 5। अरे बोलो, यहाँ पे ये एमएन वापिस से 7 में है बेटा, लेकिन बेसिक मीडियम में 7 से किस में जा रहा है 6 में, तो चेंज कितने का है 1 का, तो एन फैक्टर कितना आएगा 1। यहाँ ये 7 से किस में जा रहा है 4 में, कितने का चेंज है 3 का, तो एन फैक्टर कितना आएगा 3। तो अलग अलग मीडियम में ये याद रखना है बेटा, अब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे काम आएगा। अरे बोलो, अब इनमें क्या पूछता है बेटा, इनमें इक्विवेलेंट वेट पूछता है, तो इस वाली रिएक्शन के लिए KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना है 5। इस वाले रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा KMnO4 का, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अरे बोलो, और इस वाले रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बेटा, तो बताओ किस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा आया, सेकंड वाले रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट है। कई बार हमें इक्विवेलेंट वेट का रेशियो पूछता है, क्या पूछता है, तो हम रेशियो निकाल देंगे, क्या आएगा बेटा मोलर मास अपॉन 5 रेशियो मोलर मास अपॉन 1 रेशियो मोलर मास अपॉन 3, मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा। अब वो ऐसे नहीं लिख के कई बार इसको 15 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख जाए 3:15:5, एक ही बात है। अरे बोलो, का क्या पक्का, चलो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, K2Cr2 7 और K2CrO4 ये क्रोमियम की दो फॉर्म है, ये इसका डाइमर फॉर्म है, ये इसका मोनोमर फॉर्म है, क्लियर है। K2Cr2 7 की ये डाइक्रोमेट है, वो क्या है क्रोमेट है, ये डाइमर फॉर्म है डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक बहुत कम, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डी ब्लॉक यही हटा देंगे। ये डाइमर फॉर्म है और ये क्या है बेटा मोनोमर फॉर्म है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों आपस में क्या है बेटा इंटर कन्वर्टेबल। अगर आप मीडियम बेसिक करोगे तो मोनोमर बनेगा, और मीडियम एसिडिक करोगे तो क्या बनेगा डाइमर, क्लियर है। तो एसिड डालने पे क्या मिलेगा डाइमर, और बेसिक डालने पे क्या मिलेगा मोनोमर, समझ गया। याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि बेसिक में कौन है मोनोमर, बस एक याद कर लो, बेसिक में मोनोमर तो एसिड में अपने आप ही डाइमर हो जाएगा। एक याद कर लो अच्छे से कि बेसिक में मोनोमर रहेगा, बेसिक में मोनोमर, समझा गया। दोनों में से कोई भी हो, अगर आपके पास चाहे K2Cr2O7 हो चाहे K2CrO4 हो, डजंट मैटर इस बात से, अगर ये रेडॉक्स में गए कभी भी तो ये हमेशा +3 में जाएंगे, किस में जाएंगे, चाहे कैसे भी जाए। तो अगर ये +3 में जाएगा, अगर इसका डाइमर फॉर्म ने रेडॉक्स में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ क्रोमियम +6 में, यहाँ क्रोमियम +3 में, कितने का चेंज हुआ 3 का, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो 2 के लिए 6, तो उसका एन फैक्टर कितना आएगा 6। लेकिन अगर इसका मोनोमर फॉर्म जो बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, अगर वो गया तो 6 से कितने में गया 3 में, कितने का चेंज 3, लेकिन यहाँ क्रोमियम कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना आएगा 3। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट किसका ज्यादा आएगा, डाइमर का कि मोनोमर का, सीधा मत बोलो, इसका मास भी अलग अलग है, मोलर मास सेम है क्या, क्लियर है। अरे बोलो, कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा H2C2O4 की, ऑक्जेलिक एसिड की। देखो बेटा ऑक्जेलिक एसिड कई तरह से रिएक्शन दिखाता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो जो मैंने रेड वाला लिखा है, इस वाले तरीके से अगर ऑक्जेलिक एसिड किसी रिएक्शन में गया तो उसका एन फैक्टर कितना लोगे, क्यों, किस तरह एसिड मानूंगा, ऐसे में क्या मानूंगा, आप देख लो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही, जब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है मतलब ये रेडॉक्स तो नहीं है, इसका मतलब इसने H+ दिया, क्या दिया है, तो मैं इसको एसिड बेस की तरह ट्रीट करूंगा, कितने H+ दिया है 1, तो मैं इस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर कितना मानूंगा 1। लेकिन इस वाले रिएक्शन में भी एसिड बेस की तरह गया है, लेकिन कितने H+ दे रहा है 2, दिख रहा है वहां 2 OH थे, यहाँ पे 2 H नहीं है, मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है 2।
और यहाँ पे इसका फॉर्मूला H2C2O4 है कार्बन +3 में, और यहाँ कार्बन किसमें है, +4 में, मतलब ये रेडॉक्स है। तो मैं रेडॉक्स वाले तरीके से निकालूंगा एन फैक्टर, और रेडॉक्स वाले तरीके से इसका एन फैक्टर आएगा 2। कितना आएगा, फिर बोलो। तो आपको तय करना है कि रेडॉक्स है कि एसिड बेस है। एसिड बेस में भी कौन सा 2 डोनेट कर रहा है कि 1 डोनेट कर रहा है। जैसे अपने सामने से क्वेश्चन लिखाएगा, NaHC2O4 रिएक्शन करता है NaOH से। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें साफ साफ दिख गया कि हाँ रिएक्शन तो एसिड बेस हुई है। अब इसके एक मोलिक्यूल से कितने H प्लस बाहर निकले, एक ही H प्लस था इसके पास, जहां से दिख रहा है वो नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब इसने कितने H प्लस दिया पर मोलिक्यूल देखना है, क्या देखना है, तो पर मोलिक्यूल इसने कितने H प्लस दिए, एक। तो एन फैक्टर कितना होगा, एक। और NaOH का भी एन फैक्टर कितना होगा, अरे बोलो। इस रिएक्शन को अगर अपन देखें कि ये एसिड बेस है कि क्या है, तो हमें सबसे पहले कार्बन का चार्ज निकाल लो। यहाँ जो कार्बन का चार्ज है वो +3 है, और यहाँ कार्बन का चार्ज +4 है। तो आप समझ गए, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या है बेटा। तो आप इसे रेडॉक्स वाले तरीके से सोल्व करोगे। रेडॉक्स में क्या देखते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। तो ये 3 से 4 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 1 का। 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हुआ, 2 का। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं Na2C2O4 को, और सॉल्यूशन में मेरे को ये मिले, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, इसने एसिड बेस किया है, क्या किया है, इसलिए तो साल्ट है। ये तो क्या है, पानी में डाला अपने आयंस में टूट गया, ये तो क्या है, साल्ट। केटाइन और एनाइन, तो मैं चार्ज ऑफ केटाइन देख दूंगा, कहानी खत्म। तो यहाँ एक, हाँ तो एमएन का अलग, एमएन का भी एन फैक्टर लगाएगा, वो इसका आएगा, ये मैंने तो इसका सीखा है। अरे बोलो। पूरे रिएक्शन का नहीं होता, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना होता है। क्लियर है। तो यहाँ इसको मैं साल्ट की तरह ट्रीट करूंगा, किसी तरह ट्रीट करूंगा, सॉल्ट की तरह। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, हम्म एक सेकंड, बैलेंस गलत कर दी, सही करने दो। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना। थोड़ा झंझा है छोरी, थोड़ा सिंपल सिखाने, अगर मैं तुम्हें इस ये वाली रिएक्शन दूं, तो बताओ HCl का एन फैक्टर कितना है यहाँ पे। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, क्या है, रेडॉक्स देख रही है, दिख रहा है साफ साफ, इसने प्लस दिया, इसने OH माइनस दिया। दो की एक, कैसे एक हुआ, तो दो है क्या एक हुआ, बेटा एक, कैसे कैसे, हाँ तो चल, कैसे चेंज नहीं हुआ दो का, देख क्लोरीन के पास, देख यहाँ पहले क्लोरीन के पास था। बेटा क्या फर्क पड़ता है, पर मोलिक्यूल तो एक ही डोनेट हुआ ना। दो HCl के मोलिक्यूल ने 2 डोनेट किए, तो एक HCl ने कितना डोनेट किया, पर मोलिक्यूल कितना डोनेट होता है, ना ना वैसे नहीं देख सकते। क्लियर है, पर मोलिक्यूल कितना डोनेट होता है, ये देखने की बात हुई थी ना बनी। अरे बोलो। तो इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा, एक, कितना माना जाएगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर मोलिक्यूल कितना डोनेट करता है, दो। इसके एक ओवर, इसमें से एक में से 2 OH निकले ना, इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा, 2। जो ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4, ये वाली रिएक्शन, इसमें एक ही मोलिक्यूल से 2 H प्लस निकले थे, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 था। एक मोलिक्यूल कितने H प्लस डोनेट करता है, अरे बोलो। अगर मान लो ऐसे लिखा था, H3PO4 है, इसने किसी NaOH से रिएक्शन की और फॉर्म किया NaH2PO4 प्लस H2। तो इसका एन फैक्टर तो एक है, इसका एन फैक्टर कितना है,
क्योंकि देने को तो 3 दे सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में इसने 1 ही दिया है। कितना दिया है? चमका क्या? अरे बोलो, दिख रहा है? 1 ही डोनेट किया। चलो, अब जो बेटा अपन ने एन फैक्टर निकालना सीख लिया, बहुत सीख लिया। तो अब तक हमने देखा कि हमारा एक ही एलिमेंट था जो ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था। अब मैं एक ऐसे एलिमेंट को ले रहा हूं बेटा जिसमें दो दो एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। या तो दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे, दोनों रिड्यूस होंगे। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस वाली कहानी नहीं ले रहा हूं मैं क्या ले रहा हूं? या तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। तो बेटा यहां पहले सबसे पहले आर्सेनिक का चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। तो हमें बचपन से क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 उधर 2 इधर, उस पे क्या होगा? +3, तो इस पे क्या होगा? -2। अरे बोलो, हमें चार्ज पता लग गया। तो आर्सेनिक +3 में, सल्फर किसमें? -2 में। इधर चार्ज में निकाल लूंगा। आर्सेनिक यहाँ 5 आएगा, सल्फर यहाँ 6 आएगा। तो देखो बेटा, आर्सेनिक यहाँ +3 से 5 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 2 का। लेकिन है आर्सेनिक कितने? 2 आर्सेनिक है, तो एक आर्सेनिक के लिए 2 का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज है? 4। तो आर्सेनिक का तो 4 आ गया। लेकिन सल्फर कहता है मेरे को यूं समझ रखा है कि अब की बार तो मैं भी चेंज हो रहा हूं। मैं बता तो चेंज हो रहा है कि मैं -2 से 6 में जा रहा हूं। बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑक्सीनिक का भी ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर -2 से 6 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 8 का। लेकिन सल्फर है कितने? 3। तो कितना हो गया? 24। तो टोटल कितना आ गया? 28। अरे बोलो, ना ना, इसी मॉलिक्यूल का 28 है। इसका फिर से निकाल ले। ये 5 से किस में जा रहे हैं? 3 में। कितने का चेंज हुआ? 2। कितने आर्सेनिक है? 1। तो एन फैक्टर कितना हुआ? 2। 6 से -2 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 8। कितने है बेटा? 1 ही सल्फर है, 8। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो। जैसे ये अपने पास मॉलिक्यूल है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसका चार्ज निकालना आपको सिखा रखा है बेटा। तो मुझे पता है कि पोटेशियम +1 में, और मैं तो अगर पोटेशियम +1 में अगर मैं इसका चार्ज निकालना देखूं तो अपने पास पता है कि टोटल चार्ज 0 है। पोटेशियम का +4, आयरन का +x, साइनाइड में आपको पता है Cn का कितना होता है? -1। तो एक Cn का -1, तो 6 Cn का कितना होगा? -6। तो x कितना आ गया? +2। क्या? वो तो वही की बात है, डब्बे का -4 ले ले, पोटेशियम का 4 ले ले। क्लियर है? तो मेरे पास आयरन कितने में आ गया? +2 में। और मैंने सिखाया था कि साइनाइड में कार्बन किस में होता है? +2 में। और नाइट्रोजन किस में होता है? -3 में। अरे बोलो, ये अपनी बात और की है। कार्बन +2 में और नाइट्रोजन किस में है? -3। सबका चेंज है अपने पास में। अब सामने लिखा हुआ अगला देगा, अपने को किस बात का डर है? पोटेशियम इधर भी +1 था, इधर भी +1 है, मतलब किसी काम का नहीं है। आयरन +2 से +3 में जा रहे, कितने का चेंज हुआ? 1। कितने आयरन है यहाँ पे? 1। तो चेंज कितने का हुआ? 1 का। कार्बन कहता मैं भी चेंज होता हूं। मैं तू कहां जा रहा है? कि 2 से 4 में कितने का चेंज हुआ? 2 का। कितने का चेंज हुआ? तो एक कार्बन के लिए कितने का चेंज है? 2 का। कार्बन है कितने यहाँ पे? कितने का चेंज हुआ? 12। नाइट्रोजन यहाँ -3 से किस में जा रहे हैं? 2 में। कितने का चेंज है? 5 का। लेकिन वो तो एक नाइट्रोजन के लिए 5 का चेंज है, तो 6 नाइट्रोजन के लिए कितने का हुआ? 30 का। कितने का चेंज हुआ? अरे बोलो, और इन सब का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 43। सम का क्या? कार्बन कल साइनाइड का सिखाया था, याद आ गया? हाँ वैसे ये होता है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N-। नाइट्रोजन से तोड़ूंगा तो नाइट्रोजन में -3, कार्बन पे +3, एक -1 पहले से था तो +2। ठीक है? अब जैसे अपने पास ये कंपाउंड है, हमें पता है बेरियम का चार्ज तो वैसे +2 होता है। क्या होता है? और क्रॉस मल्टीप्लाई से पता है HCN का चार्ज यही होता है बेटा। इस पे -1 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। और कल मैंने आपको निकाल के सिखा रखा है कि सल्फर का 0 होगा, कार्बन का +2, नाइट्रोजन का -3। तो बेरियम तो वैसे ही वेला आदमी, कोई काम धंधा तो है नहीं, इधर भी +2 इधर भी +2, इग्नोर करो। क्या करो? रेडॉक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सल्फर कहता है मैं 0 से जा रहा हूं 6 में। कितने का चेंज हुआ? 6 का। लेकिन सल्फर है कितने? तो चेंज कितने का हुआ? 12 का। कार्बन +2 से किस में जा रहे हैं? 4 में। कितने का चेंज हुआ? 2। लेकिन कार्बन है कितने? तो चेंज कितने का हुआ? 4। नाइट्रोजन -3 से किस में जा रहे हैं? 4 में। कितने का चेंज हुआ? 7। नाइट्रोजन है कितने? तो चेंज कितने का? 14। तो इसका एन फैक्टर कितना आया? 30। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बेटा। जैसे अपने पास Cu2S लिख दिया। क्या लिख दिया? क्लियर है? अगर Cu2S लिख दिया तो हमें पता है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉपर +1 है, सल्फर -2 में।
यहाँ कॉपर +2 में, सल्फर +6 में, मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस वाली कहानी अभी मैं नहीं सुना रहा हूँ, बाद में सुनाऊंगा। तो ये +1 से किसमें जा रहा है, +2 में। कितने का चेंज हुआ, 1। लेकिन कॉपर है कितने, 2। तो इस कॉपर की वजह से एन फैक्टर कितना आएगा, 2। ये सल्फर -2 से किसमें जा रहा है, 6 में। कितने का चेंज हुआ, 8। अरे बोलो, है सल्फर कितने, 1। तो एन फैक्टर कितना है, 10। समझा क्या, अरे बोलो। तो सबको समझ में आया बेटा। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। अब जो बैलेंस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड लोग बोलते हैं, ये वाला मेथड, वो वाला मेथड। एग्जामिनर को क्या ही पता लगेगा हम कौन से मेथड से करके आए। क्लियर है। तो अब इसे हम बैलेंस करना सीखते हैं। हमारा मेथड है ITS मेथड। क्या है बेटा, ITS। इस ITS की फुल फॉर्म होती है इसकी टोपी, उसके सर। टोपी का मतलब एन फैक्टर होता है। टोपी का मतलब क्या होता है, क्लियर है। टोपी का मतलब क्या होता है, एन फैक्टर। आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं पे भी दो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो रेडॉक्स काम करते हैं। बाकी सब वेले आदमी, उनका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। हमें सिर्फ उन दो लोगों को ढूंढना है जो क्या करते हो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन करते हो। बस उसके बाद अपना काम बन जाएगा। जैसे अपन एक रिएक्शन ले, पहले फिर इसमें से कुछ पार्ट मिटा देते, वरना तुम क्या सिर बैलेंस करोगे। देखो, हमें ऐसे रिएक्शन लिखी आएगी। पहले तो हमें ये रिएक्शन लिखी भी ना आए तो हमें याद होनी चाहिए बेटा कि याद रिएक्शन नहीं, ऐसे याद लिखा आएगा। केमेनोफोर की रिएक्शन ऑक्जिलेट से कराई, किससे कराई। तो हमें पता है कि एसिडिक मीडियम बोलेगा तो हमें Mn को किसमें पहुंचाना है, Mn+2 में। और ऑक्जिलेट को CO2 में। ऑक्जिलेट को किसमें पहुंचाना है, CO2 में। होगी रिएक्शन। अब बैलेंस करना है। तो Mn यहाँ +7 में, उधर किसमें, +2 में। कितने का चेंज हुआ, 5 का। तो इसकी टॉपिक कितनी आई, 5। तो हमने इसकी टॉपिक इसके सर लिख दी। समझा। +3 से कितने में जा रहा है, 4 में। कितने का चेंज हुआ, 1 का। लेकिन कार्बन है कितने यहाँ, 10 की 2। क्योंकि हमें तो एन फैक्टर पर मॉलिक्यूल निकालना होता है ना। इस एक मॉलिक्यूल में तो 2 ही हैं, वो टॉपिक तो आपने लगाई है, आप उससे कोई स्टोइकियोमेट्री से को लेना देना। तो कितने का चेंज हुआ, 1 का। लेकिन 2 कार्बन के लिए कितना, 2। तो ये गलती मत कर रहे हैं 10 कार्बन मानने वाली, 2 ही कार्बन। रिएक्शन में ये दोनों बैलेंस है, इनको छेड़ना ही नहीं। अब बाकी सब करो, ये दो चीज नहीं बदलोगे। अब सबसे ये काम करने के बाद सबसे पहला काम होता है बेटा, सबसे पहले टॉपिक लगाओ। उसके बाद काम होता है बाकी जितने वेल्ले आदमी ना उन सबको बैलेंस कर दो। मतलब ऐसे लोग जो रिएक्शन में थे ही नहीं, उनको बैलेंस कर दो। जैसे पोटेशियम है, कोई काम धंधा ही नहीं है इनकी। तो इधर पोटेशियम 2 है। अच्छा, एक काम करो, पोटेशियम हटा दो यहाँ से, वरना ये रिएक्शन पूरा सही नहीं है। अब ठीक है। तो अब मेरे पास Mn इधर कितने हैं, 2। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2। इधर कार्बन कितने हैं, 10। तो इधर भी कार्बन कितने होने चाहिए, अरे बोलो। चमका क्या। अब ये बैलेंस करने के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। क्लियर है। अब आप सिंपल सी कहानी है, आपको रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं बेटा, 8। और 20 कितने, 28। 5 दूनी 20 और 8 28 है। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं, 20। जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर H2 जोड़ दो। उधर क्या जोड़ दो, तो आपने इधर 8 H2 जोड़ दिए। जैसे आपने इधर 8 H2 जोड़े, इधर H+ कितने हो गए, 16। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 16। तो इधर आप 16 H+ जोड़ दो, बैलेंस। समझा क्या। अब कोई कहे कि सर आपने इधर से क्यों किया, आप इधर से बैलेंस करते। आपने कहा था किधर से बैलेंस कर सकते हैं, हाँ किधर से भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ना ना, एक बार इधर टॉपी लगा दी, इधर टॉपी नहीं लगानी, इधर टॉपी लगा दी, इधर नहीं लगानी, किसी एक तरफ लगानी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उल्टी साइड से बैलेंस कर देता हूँ। क्लियर है। कि अपन ये काम करते हैं, इसको इधर से बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो इधर में उन लोगों को ढूंढो जो काम के। सर काम का हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ क्रोमियम किसमें, +3 में। कार्बन किसमें, +4 में। इधर कार्बन +3 में, कार्बन किसमें, क्रोमियम 6 में। इधर भी SO4, इधर भी SO4। मतलब क्या है, वेले आदमी कोई काम धंधा तो इनके है नहीं। इग्नोर मारो इन्हें, क्या मारो, काम के लोगों को पूछो। तो काम का इधर क्रोमियम और CO2 है। तो क्रोमियम यहाँ 3 से किसमें जा रहा है, 6 में। कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, 3 का। तो 2 कहें तो कितने,
हाँ तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 3 से 6 का चेंज हुआ भाई, 3 से 6 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 3 का। क्लियर है? कितने क्रोमियम है? 2, तो एन फैक्टर कितना आया? 6, तो 6 यहां लगा दिया। 4 से किस में जा रहे हैं? 3 में, कितने का चेंज हुआ? 1 का, तो 1 लगा दिया, कहानी खत्म। बस यहां से बैलेंस है। इधर क्रोमियम कितने हैं? 2, उधर भी कितने हैं? 2। इधर कार्बन कितने हैं? 6, तो इधर भी कार्बन कितने हैं? 6। अच्छा ठीक है, सॉरी। इधर पोटेशियम कितने? 2, इधर भी पोटेशियम कितने हैं? 2। अब सल्फर गिनो, इधर सल्फर गिनो बेटा, देखो ध्यान से, एक तो ये रहा और 3 रे, ये रहा 4। इधर सल्फर कितने हैं? 4, इधर भी 4 होने चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 हो गए। अरे बोलो। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, किसकी आती है? अगर मैं ऑक्सीजन इधर गिनूं तो 7 तो ये रे, और 12 ये रे, और ये कितने रे? 16। तो ये कितने हो गए? 28, और 2 कितने हो गए? 30, 30 और 5 35 है। अरे बोलो, इधर भी 35 होने चाहिए। तो इधर गिनो कितने हैं बेटा? 4 तो वो रे, 12 ये रे, और 12 ये रे, कितने हुए? 24, 24 और 6 कितने हो गए? 28। कितने का डिफरेंस है? 7। इसका मतलब 7 कम है इधर, तो यहाँ 7 H2 लगा दो। बोलो, उधर 14 H प्लस आने चाहिए, 8 तो ये रे, लगाने की क्या जरूरत है? 8, 8 ये रे और 6 ये रे, तो 14 है, पहले से लगाने की कोई जरूरत थी? चमका क्या कि सर मैं दोनों तरफ से करूंगा तो आंसर सेम आएगा, क्या गारंटी है? आपने तो क्या पता, आपको इसका आंसर उल्टा साइड से आ रहा होगा, इसलिए आपने उल्टे साइड से कर लिया हो। मैंने कहा दूसरे तरीके से और कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। दोबारा देखो, इधर क्रोमियम 6 में था, 6 से किस में जा रहा है? 3 में, कितने का चेंज हुआ? 3 का। कितने क्रोमियम है? कितना आएगा? 6। तो यहाँ कितना लगेगा? सॉरी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सीधा 6 लगाना है, यहाँ वो नहीं, टोपी लगानी है, तो क्या लगानी है? टोपी। 6 लगा दिया इनफैक्टर। यहाँ 3 से किस में जा रहा है? 4 में, कितने का चेंज हुआ? 1 का। लेकिन कार्बन कितने? 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? अरे बोलो, एन फैक्टर में ये नहीं देखना, बस एन फैक्टर लगा के छोड़ दिया। अब गिनना शुरू करो। इधर क्रोमियम कितने? 4, उधर भी कितने होने चाहिए? 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उधर पोटेशियम कितने? 4, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4। इधर कार्बन कितने? तो इधर भी कितने होने चाहिए? क्लियर है? इधर सल्फर गिनो भाई, इधर सल्फर गिने कितने? 3 और कितने में? 6 तो ये रे, 8, तो 8 आएगा। अब इधर ऑक्सीजन गिनो कितने हैं बेटा? 14 ये रे, 24 ये रे, 32 ये रे, सम करो कितने आए? 70। इधर देखो बेटा, 8 तो ये रे, और 8 ये रे, ध्यान से समझो, ये कितने हुए बेटा? 12 और 24, देखो 4 दूनी 12, 12 24 ये रे, और 24 ये रे, कितने हो गए बेटा? 48, और ये हो जाएंगे 56। कितने का डिफरेंस है? 14 का। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 14H2 क्या लगा देंगे? कि हमने कहा था ना, दोनों तरफ से आंसर सेम नहीं आएगा। आया क्या सेम? तो बताओ क्या झोल है? कोई झोल नहीं है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। हाँ क्या है? 70 थे, 70 एल है। क्लियर है? ये पूरी इक्वेशन में आप देखोगे तो उधर से आंसर करने में, इधर के आंसर करने में एक झोल आ रहा है। बैलेंस करने के बाद एक और होता है, इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। क्या करना होता है? अगर पूरी रिएक्शन किसी एक नंबर से डिवाइड होती है तो आपको डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। आ रही बात में? वो क्या पूछता है हमसे? नंबर, इनके आगे जो नंबर है यही तो पूछता है। अब तुम्हारा आया 268, वहां 268 लिखा ही नहीं होता, वहां लिखा होता है 134। तुम कहते मास्टर ने कुछ क्या सिर पढ़ाया है, नंबर ऑप्शन तो एक नहीं मिला, बड़ी बड़ी बातें मार रहा था। क्लियर है? इसमें तो फिर भी बच्चा समझ जाता है कि रेशियो रहा होगा। वो क्या पूछता है? सम पूछता है, कि इसको लिख देता है ABC का सम बताओ। अब बच्चे के मिलता नहीं है, कहता मास्टर को कुछ नहीं आता, यूं बावड़ा बना दिया पूरी साल। ITS करके अच्छा बावड़ा बनाया भाई।
तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन सिंप्लीफाई होती है तो उसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जिस गलती सुधार लेना बेटा, ये ध्यान से है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, अगर अपन इसको बैलेंस करें, तो रिएक्शन हमें खुद लिखनी आनी भी चाहिए कि हमें पता है KMnO4 के FeSO4 से रिएक्शन कराई, तो सल्फर तो वैसे +6 में है, तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। तो Mn+7 से +2 में जाएगा, यहाँ आयरन +2 में, तो आयरन +2 से किस में जाएगा, +3 में। अरे बोलो, तो पहले रिएक्शन का मेन फॉर्म तो ये होना चाहिए। अब बैलेंस करते हैं बेटा, यहाँ ये 7 से किस में जा रहा है बेटा, 2 में, कितने का चेंज है, 5 का, तो n फैक्टर 5। 2 से 3 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 1 का, तो 1 लगा दिया। इधर Mn कितने हैं, 1, तो इधर भी 1, इधर पोटेशियम कितना है, 1, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1। इधर आयरन कितने, 5, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 5। अरे बोलो, अब गिनते हैं किसकी बारी है, ऑक्सीजन की, नहीं सल्फर की पहले। तो इधर सल्फर गिने बेटा, तो यहाँ सल्फर कितने आएंगे, 1, यहां से कितना आएगा, हाफ, और यहां से गिने तो देखो बेटा 3 तो ये रहे, 15/2, सम करो कितना आ रहा है, 2 2 2 7 18 18 9, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, अबे जब ये SO4 पहले से 5 तो है ही, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अरे बोलो, ये गलतियां होती है। फिर गिनो बेटा इसमें ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन कितने, 4, और ये कितने बेटा, 20, और ये कितने, 16, कितने हो गए, 36, और ये कितने हो गए, 40। इधर गिनो बेटा, ये देखो हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो कितने हो गए, 2, ये कितने, 4, ये 12, और 12 को बेटा 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा, क्या, तब तो ये कितने आ जाएंगे, 36। इसका मतलब उधर कितने हैं बेटा, 40, इधर 36, इधर क्या कर देंगे, 4H2O, और 4H2O करते हैं 8H+ है, कुछ करने की जरूरत है। अब देखो इस रिएक्शन में भी गलती होती है हमसे, इसमें हमें वो सम पूछता है, हम फिर गलती करते हैं कि रिएक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। आपको देखना ऑप्शन में, अगर वो ये वाली आपकी स्टोइकियोमेट्री तो है जो मैंने रेड लिखा है, ये नहीं लिख के कुछ और लिख रहा है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई की भी इस रिएक्शन को तो रिक्वायर्ड है, तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, क्या नहीं है बेटा, सिंपली। ये जो गलतियां होती है बच्चे से, समझ में आ रहा है। बाकी रिएक्शन बैलेंस करना तो बच्चों का खेल है, किसका खेल है, बच्चों का खेल है। 11th क्लास के बच्चे कर देते, तुम तो बुढ़ापे पे और जा रहे हो बेटा। चलो जी, ठीक है माता, ठीक है। अब तो बेटा फिर से वापस अपने पास क्वेश्चन आएगा, तो ये लिखा हुआ है अपने पास में, इसको बैलेंस करने से क्या करना है, बैलेंस। तो बेटा यहाँ आयरन +2 में, +2 से किस में जा रहा है, +3 में, तो कितने का चेंज हुआ बेटा, 1 का। चार्ज निकालना सिखा रहे, आप निकाल सकते हो Fe+2 में, तो Fe का कार्बन फैक्टर कितना आएगा, 1। साइनाइड +2 से किस में जा रहा है, +4 में, कितने का चेंज हुआ, 4। 2 का चेंज हुआ तो 6 के लिए कितना हुआ, 12। नाइट्रोजन -3 से 5 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 8 का, कितने का चेंज हुआ, 8 का, तो कितना हो जाएगा सीधा ही 8, 42 क्या आएगा, 48 आएगा ना, तो सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 61, कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 61। अरे बोलो, सीधी स्कैन फैक्टर यहाँ टिका दिया। अब ये 7 से किस में जा रहा है, 2 में, कितने का चेंज है, 5, तो ये 5 यहाँ लगा दो। आयरन इधर कितने हैं, 5, तो इधर भी कितने होंगे, 5। कार्बन इधर देखो 6 और 5 है 30, नाइट्रोजन भी कितने हैं, 30, Mn कितने हैं, 61। अरे बोलो, अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस करके ऑक्सीजन जोड़ देना, बाकी बचे हाइड्रोजन जोड़ देना। अरे बोलो, कर लोगे। ये सारी रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी बेटा, और टाइम को देखते हुए अपने को आगे कल पढ़ना पड़ेगा।